हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया, जिसमें लेक्चर 1 वाइट रेसिज्म ऑफ ब्रिटिश ये डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड 2020 50-50 सीरीज़ की मॉडर्न हिस्ट्री की जो टॉपिक लिस्ट है वो ये है, यहाँ से आप देख सकते हो। ब्रिटिश पॉलिसीज़ में आज के लेक्चर में हम लोग वाइट रेसिज्म एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। और 2020 50-50 सीरीज़ एक्सेस करने के लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो synopsisis.in, यहाँ पर आप वेबसाइट पे स्पेशल कोर्सेज़ में जाकर 2020 एंड 50-50 सीरीज़ एक्सेस कर सकते हैं और 21 के लिए भी आप ले सकते हैं, 22 के लिए भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और ये वाला लेक्चर इसी सीरीज़ का पार्ट रहेगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। एंट्री ऑफ यूरोपियन, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आए थे इंडिया में, पोर्चुगीज़ आए थे 1498 में। तो पोर्चुगीज़ जो हैं उन्होंने सबसे पहले एक डायरेक्ट सी रूट जो है इंडिया में डिस्कवर किया था और वास्को ड गामा आए थे सबसे पहले जिन्होंने ये सी रूट डिस्कवर किया था। और वास्को ड गामा कैलिकट में आए थे, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है, सी पोर्ट है और जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड भी है। तो वो आए थे यहाँ पर 1498 एडी में और इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहने के बाद, अराउंड 3 मंथ्स रहने के बाद, वास्को ड गामा एक रिच कार्गो के साथ वापस चले जाते हैं यूरोपियन मार्केट में और जितना भी चीज़ें वो लोग इंडिया से लेकर आए थे वो वहाँ पर यूरोपियन मार्केट में बेच देते हैं और काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचते हैं, अराउंड 60 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। पर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वास्को ड गामा फिर दोबारा इंडिया में आते हैं सेकेंड टाइम 1501 एडी में और यहाँ पर वो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है वो सेटअप करते हैं और फिर ट्रेड लिंक्स भी इस्टेब्लिश करते हैं। ट्रेडिंग फैक्ट्री उनकी जो सेटअप होती है वो होती है कैननौर में और जो उनके ट्रेड लिंक्स वो इस्टेब्लिश करते हैं वो करते हैं कैलिकट, कैननौर एंड कोचिन में, ठीक है। और ये जो है वो पोर्चुगीज़ के बहुत ही सिग्निफिकेंट सेंटर्स जो हैं उसकी तरह इमर्ज होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद पोर्चुगीज़ पावर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाती है क्योंकि नए राइवल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भी आ जाते हैं कि भाई पोर्चुगीज़ ने इतना अर्न किया है तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश का अराइवल होता है उसके बाद और ब्रिटिश जो है उन्होंने ये देखा कि पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स ने कितना ज़्यादा अर्न किया है, इतना एनॉर्मस प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है अपने मर्चेंडाइज इंडिया में बेचने के बाद। तो ब्रिटिश ने ये सोचा, उनका एक इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप था जिसको वो कहते थे मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। तो ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ने एक कंपनी फॉर्म की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1599 एडी में ये कंपनी इन लोगों ने फॉर्म की और इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर जो है वो मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से दिसंबर 31 1600 एडी में, ठीक है। तो ये 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ये मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड यहाँ पर मिले थे। तो ये जो चार्टर था इसके थ्रू उनको बेसिकली ईस्ट में ट्रेड करने का ये राइट मिल गया था। तो जिसमें क्वीन जो है वो खुद ही एक शेयर होल्डर थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो बेसिकली ब्रिटिश जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूरत के पोर्ट पर लैंड करते हैं अगस्त 24 एंड 1608 में। उसके बाद डच आते हैं 1602 में और वो भी अपनी एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं नेदरलैंड्स की और ये कंपनी जो है उसको डच गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है कि वो भी ईस्ट इंडीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। फिर डच जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बनाते हैं आंध्र प्रदेश में 1605 में और अपने ट्रेडिंग सेंटर्स भी अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इस्टेब्लिश करते हैं। फिर एंड में आते हैं फ्रेंच 1664 में। तो फ्रेंच आते भी सबसे लास्ट में है और जाते भी सबसे पहले हैं। तो लास्ट यूरोपियन जो इंडिया में आए थे वो फ्रेंच थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 एडी में बनी थी। तो 1664 एडी में ये बनी थी कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में इस्टेब्लिश की थी 1668 में एंड दूसरी फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1669 एडी में,
ठीक है। तो फ्रेंच भी बेसिकली सिर्फ अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले वो लोग चले भी जाते हैं। आफ्टर दैट अब वाइट रेसिज्म क्या है? तो वाइट रेसिज्म बेसिकली एक ऐसा नोशन है। तो कॉलोनियल रूलर्स ने ये चीज़ इंश्योर की थी कि जो उनकी जो वाइट सुपीरियॉरिटी है वो मेंटेन रहे। कैसे मेंटेन रहे? तो कॉलोनियल रूलर्स ने बेसिकली ये कहा था कि हम लोग जो है हम सबसे सुपीरियर रहेंगे और वो रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडियंस को उन्होंने जितनी भी हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज थी, जितने भी हायर रैंक्स थी सर्विसेज में, चाहे वो सिविल हो या चाहे वो मिलिट्री हो, हर एक हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज थे, उन्होंने इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। चाहे आप सिविल एंड मिलिट्री में, चाहे आप रेलवे कंपार्टमेंट्स ले लो, पार्क्स ले लो, होटल्स है, क्लब्स है, हर एक जगह से उन्होंने इंडियंस को हायर रैंक से हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, जिस वजह से उन्होंने अपनी वाइट सुपीरियॉरिटी को जो है वो मेंटेन रखा। उसके बाद उन्होंने एक तरीके से एक रेशियल एरोगेंस जो है उसको भी डिस्प्ले किया। कैसे? जैसे इंडियंस को वो मारने लगते थे और मर्डर्स भी करते थे। मर्डर्स को वो एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट कर देते थे, एक्सीडेंट की तरह दिखा दिया कि ये एक्सीडेंट था। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके का रेशियल एरोगेंस जो है वो डिस्प्ले करते थे वो इससे। फिर लॉर्ड एल्गिन थे, तो उनका एक सेइंग है, उन्होंने ये एक बार लिखा था कि वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी वर द डोमिनेंट रेस, दो इंडियंस इन सर्विसेज शुड बी एनकरेज्ड, देयर इज़ अ पॉइंट एट विच वी मस्ट रिजर्व द कंट्रोल टू आवर सेल्व्स इफ़ वी आर टू रिमेन एट ऑल। मतलब कि अगर हमें गवर्न करना है, अगर हमें पावर में रहना है, तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि हम लोग ही डोमिनेंट रहें, हम लोग एक डोमिनेंट रेस की तरह रहें। ऑल्दो इंडियंस को भी सर्विसेज में एनकरेज किया जाना चाहिए, पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर हमें सारे राइट्स और सारे कंट्रोल खुद के पास रखने पड़ेंगे अगर हमें पावर में रहना है तो। जिस वजह से इंडियंस को अलग अलग जगहों से और हायर रैंक से हटा दिया गया। ठीक है। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को ऐसे डिस्क्राइब किया था, वाइट मैंस बर्डन। ये उन्होंने इंडियन पीपल न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब किया था 1903 में। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो हम ये दो तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि 1813 से पहले पहले कैसा माहौल था, क्या था, और 1813 के बाद क्या माहौल था। ठीक है। तो 1813 तक ब्रिटिश जो है उन्होंने चाहे सोशल लाइफ हो इंडियंस की, चाहे रिलीजियस लाइफ हो, चाहे कल्चरल लाइफ हो, उन सभी से ही नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो की थी। उन्होंने ये कहा था हम लोग इंडियंस की सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे। 1813 के बाद कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए कि हम लोग इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे मेजर्स लिए कि इंडियन सोसाइटी का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उनके कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करने का सोचा? तो उन्हें कोई भलाई तो करनी नहीं थी इंडियंस की। ट्रांसफॉर्मेशन वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में नए आइडियाज़ और नए इंटरेस्ट जो हैं वो एमर्ज होने लगे थे। तो ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में नए आइडियाज़ आए, ठीक है, नए इंटरेस्ट आए। अब कहीं पर भी अगर नए आइडियाज़, नए इंटरेस्ट आते हैं तो नई नई चीज़ें भी आएंगी, मार्केट में नए नए गुड्स आएंगे। अब वो गुड्स को अगर आपको इंडियंस को बेचना है तो ये तो मुश्किल चीज़ हो जाएगी ना, ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि इंडियंस तो इतने डेवलप्ड है ही नहीं ना, ये नए आइडियाज़ और नए इंटरेस्ट इंडियंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इनको ये गुड्स जो है, जो नए आइडियाज़, नए इंटरेस्ट जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से बन रहे थे, ब्रिटेन के हिसाब से नए गुड्स बन रहे थे, अगर ये गुड्स उनको इंडियंस को बेचने हैं तो इंडियंस का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। इंडियंस के मन में भी ये नए आइडियाज़, उनकी भी लाइफ में, इंडियन की सोसाइटी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाना पड़ेगा। तो इसी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस जब यूरोप में देखे गए थे इंडियन 18th और 19th सेंचुरी में, तो कुछ चेंजेस जो है वो इंडियन सोसाइटी के लिए भी एक्सपेक्ट किए गए। उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी को भी अब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये कौन कौन से चेंजेस थे? तो कुछ ऐसे चेंजेस थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो कि 18th सेंचुरी में आया था।
ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और इससे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की ग्रोथ काफ़ी देखी गई थी। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, और ये जो नए नए इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट जब राइज हुए तो ये चाहते थे कि इंडिया को हम एक बड़ी मार्केट बनाएं कि हम अपने गुड्स यहाँ पर बेच सकें, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा पार्शियल मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लिए भी ज़रूरी था। अब उन्हें अपने गुड्स बेचने हैं तो इंडियंस को भी मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था अब हमें इंडियंस को पार्शियली मॉडर्नाइज करना है और इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आया था। दूसरा इम्पैक्ट था इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का, जिससे हुआ क्या था कि आपका जो नए एटीट्यूड्स थे, जैसे कि माइंड है, मैनर्स है, मॉरल्स है, इन सब का जो नया एटीट्यूड है वो राइज़ हुआ था, ठीक है। तो नए एटीट्यूड में थोड़े से चेंजेस देखे गए थे। आफ्टर दैट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका क्या इम्पैक्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का यहाँ पर मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी देखा गया था, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली एक मैसेज के साथ आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का मैसेज, इन सब के स्प्रेड से प्रभावित था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसने जो डेमोक्रेसी है आपकी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म, इन सब की फीलिंग को जागरूक कर दिया था। तो ये जो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की जो फीलिंग है वो अनलीश हो गई थी लोगों में, ठीक है। और यहीं से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियंस भी इंस्पायर्ड थे कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म चल रहा है, यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मैसेज जब मिला तो इंडियंस भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो अब ये जो नया ट्रेंड था वो काफ़ी सारे थिंकर्स हैं, जैसे बैकन है, लॉक है, वॉल्टेयर, रूसो हो गए, कांट हो गए, ठीक है, लॉक, एडम स्मिथ है, बेंथम है। तो ये सब थिंकर्स ने ये सारे थॉट्स को रिप्रेजेंट किया था। ये सारे थिंकर्स के बारे में हम PSIR ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं। और लिटरेचर में ये जो ट्रेंड था उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, जैसे वर्ड्सवर्थ है, बायरन है, शेली, चार्ल्स डिकेंस, इन सब ने ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट किया था। फिर अब नए जो थॉट्स थे, कौन कौन से नए थॉट्स थे और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या थे नए थॉट के। तो अब ये जो नया वेव आया था थॉट्स का, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे। सबसे पहला था रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है, ये मतलब आपका कुछ रीज़न से कनेक्ट हो, ठीक है, कि फेद होना चाहिए रीज़न में, और आपका ये साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। तो रीज़न होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सब का जो फेद है वो एडवोकेट करता है रैशनलिज्म। फिर आता है ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म क्या करता है कि ये एडवोकेट करता है लव ऑफ मैन, कि आदमी जो है वो अपने आप में ही काफ़ी है, और आदमी, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हर एक इंसान जो है अपने आप में एक यूनिक क्रिएचर होता है, हर एक इंसान की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और किसी भी इंसान को ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे इंसान को सिर्फ अपनी हैप्पीनेस का एक एजेंट समझे, कि एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस समझे। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो आइडियल्स होते हैं ये लिबरलिज्म, सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म को राइज के लिए ये रिजल्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आइडिया जो है ह्यूमनिज़म के जो आइडियाज़ हैं वो किस किस की राइज देखते हैं, लिबरलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, इन सब का राइज देखा जाता है। ऑलराइट, नया थॉट जो है एक और, वो है प्रोग्रेसिवनेस। प्रोग्रेसिवनेस में क्या होता है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस है इसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रेसिवनेस में ये है कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, और सोसाइटीज़ को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है, और इंसान के अंदर ये पूरी कैपेसिटी होती है कि वो जायज़ और रैशनल लाइंस पर नेचर को और सोसाइटी को दोबारा से मॉडल कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब है अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो ये जो नए करंट्स देखे गए थे थॉट के, उससे थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट्स भी देखे गए एडमिनिस्ट्रेटर्स में, और कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखे गए। तो उससे क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो निकल कर के सामने आते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट है जैसे कंजर्वेटिव्स का।
अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने एक कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो एडवोकेट किए, ठीक है। जैसे कि कुछ इंडियन सिविलाइजेशन है, तो उन्होंने ये फील किया कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से इन्फीरियर है, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज़ नॉट इन्फीरियर टू यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से इन्फीरियर है। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने इंडियन फ़िलॉसफी, इंडियन कल्चर को काफ़ी रिस्पेक्ट किया था, और वेस्टर्न आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस थे वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किए गए। बट जो सोशल आपकी स्टेबिलिटी थी, जो आपकी सोशल स्टेबिलिटी थी वो मस्ट थी, हर एक जगह वो बहुत ज़रूरी थी। सोशल स्टेबिलिटी वॉज अ मस्ट, ठीक है। अब क्या था, जो अर्ली रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस स्कूल ऑफ कंजर्वेटिव के, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते थे कंजर्वेटिव स्कूल को, तो वो बेसिकली कौन कौन थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, एडमंड बर्क हैं, और उसके बाद मुनरो भी आए थे, मेटकाफ भी आए थे, एल्फिनस्टोन भी आए थे। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने ये इन्फ्लुएंशियल रहे थे पूरा टाइम। एंड बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो एक जनरली एक कंजर्वेटिव परसुएशन के ही थे। अगर आप मोस्टली ब्रिटिश को देखते हो, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देखते हो, ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंजर्वेटिव्स ही थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इम्पीरियलिस्ट, जो कि पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट भी कहा जाता है। ये जो है वो 1800 के बाद ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बने थे, और वो इंडियन सोसाइटी और कल्चर के काफ़ी क्रिटिकल थे। मतलब कि ये काफ़ी इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते थे, और इम्पीरियलिज्म को ये जस्टिफाई करते थे कि भाई हम जो कर रहे हैं, जो इम्पीरियलिज्म चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट होनी चाहिए ही इंडिया की, ठीक है। तो इंडियंस जो है उनको स्लेव ही रहना चाहिए, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। तो वो इस तरीके से जस्टिफाई करते थे। बट 1800 के बाद ये इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, ठीक है। और जितने भी इंटरेस्ट थे ब्रिटिश रूल के वो प्राइमरी थे, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। मतलब कि वो अपने आप को ऊपर रख रहे थे, वो कह रहे थे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इंडियन के साथ इनको कॉलोनी ही बन के रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये लोग जो थे वो प्रो इंडियन थे, ठीक है। तो ये जो जैसे आपके अभी हमने पढ़ा पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट हो गए, या फिर कंजर्वेटिव्स भी हो गए वन, तो ये लोग जो है मोस्टली पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट का अगर हम गए तो जैसे उनका बहुत ही नैरो था ना, उनका जो थॉट प्रोसेस बहुत ही नैरो था। तो रेडिकल्स जो थे वो ये नैरो क्रिटिसिज्म से काफ़ी आगे थे, और इम्पीरियलिस्टिक आउटलुक जो था कंजर्वेटिव्स का उसके भी काफ़ी बियॉन्ड थे। तो उन्होंने काफ़ी ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल्स ने काफ़ी ह्यूमनिस्टिक और रैशनल थॉट जो है इंडियन सिचुएशन को दिया था। तो प्रो इंडियंस थे वो ये कहते थे कि इंडियन के पास पूरी कैपेसिटी है इंडियंस में कि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, और वो हेल्प भी करना चाहते थे इंडियंस को इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव कराने में भी। तो वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का एक पार्ट बने, जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ साइंस है, ह्यूमनिज्म है, उसका पार्ट बने इंडिया। और इसी वजह से उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, इन सब को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एडवोकेट किया कि मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए इंडिया में। कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे जो कि इंडिया में आए थे 1820 के बाद, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, और ऐसे ही कुछ और रिफॉर्मर्स हो गए। तो उनको वो रेडिकल्स थे सारे, ठीक है। तो ये जो थे 1820 के बाद ये सारे आए थे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलिसी ऑफ हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक डायलेमा में पड़ जाती है। गवर्नमेंट को अब ये डर लगने लगता है कि ज़्यादा अगर इन लोगों को मॉडर्नाइजेशन हमने कर दिया, अगर मॉडर्नाइजेशन प्रमोट तो हम कर रहे हैं, पर अगर ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर दिया तो इंडियन जो है वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने एक पार्शियल मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा गया कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। अब ये जो कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन जो चूज़ किया गया था, इसमें क्या किया गया कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को चूज़ किया,
ठीक है। उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट करते हैं और रेडिकल्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इनका कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। क्या हुआ था, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने आगे रेडिकल्स को सपोर्ट कर दिया। रेडिकल्स को क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि रेडिकल्स की एक साइंटिफिक अप्रोच थी, इनकी थी एक साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, तो ये लोग ये सोचते थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ कि अगर हम रेडिकल्स को सपोर्ट कर देंगे तो इस चीज़ से जो इंडियंस का खुद का कल्चर है और खुद के बिलीव्स हैं वो जो हैं वो दब जाएंगे। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इम्पीरियलिस्ट को सपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि इम्पीरियलिस्ट के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो थी वो बहुत ज़रूरी थी अपने खुद के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तीसरी चीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बिज़नेस और कैपिटलिस्ट सपोर्ट जो है वो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को दे दिया, जिससे क्या होगा कि ये आसानी से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का कर पाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन कन्वर्ट्स जो हैं वो बेटर कस्टमर्स बनते हैं उनके खुद के गुड्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने बिज़नेस और कैपिटलिस्ट सपोर्ट जो है वो दे दिया इन क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश रिट्रीट कब होता है, 1858 के बाद। 1858 के बाद ये जो हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन की पूरी जो पॉलिसी थी वो धीरे धीरे करके इन्होंने अबैंडन कर दी, क्योंकि इंडियंस जो थे वो बहुत ही रैपिडली मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे और वो अपनी सोसाइटी को भी मॉडर्नाइज कर रहे थे इंडियंस, और साथ में अपने कल्चर को भी मॉडर्नाइज कर रहे थे। और उन्होंने अब डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हम जो है अब मॉडर्न प्रिंसिपल्स की डिमांड करते हैं। मॉडर्न प्रिंसिपल्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इंडियंस ने ये 3 प्रिंसिपल्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी, ये मॉडर्न प्रिंसिपल्स की डिमांड स्टार्ट कर दी थी। तो इसीलिए अब ब्रिटिश जो है वापस लाइन पर आ जाते हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि भाई ये सोशली ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव एलिमेंट जो थे आपके सोसाइटी के वही ठीक थे। तो उन्होंने साथ ही साथ ब्रिटिश ने फिर इसी की वजह से कास्टिज़म, कम्युनलिज्म भी एडवोकेट किया और उन्होंने अपनी ये जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की वो भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये था आपका वाइट रेसिज्म के बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी इस कोर्स के लिए 2020 50-50 कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।